अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, पहले सेगमेंट के तहत हम आपके साथ टेबल करना चाहते हैं वो मुज़ाकरात जिनका अंदिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने साथ होने वाले एक इंटरव्यू में दिया था विद TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। जो मुज़ाकरात और उनके जो नॉन वायलेंट एलिमेंट्स हैं उनको अब किसी तरह से उनको कौमी धारे में मिलाने की एक जो कोशिश है वो की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस इंटरव्यू में इस बात का अंदिया दिया। रवां साल फरवरी से ये सिलसिला जो है मुज़ाकरात का ये जारी है और इसमें जो मुसद्दिक़ा रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये कि TTP की तरफ से वो शर्त रखी, सबसे जो प्राइमरी शर्त है वो ये रखी गई है कि उनके कुछ अफराद जो कि रिहा किए जाएंगे, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि जब तक कुछ अफराद की उनकी जो कि पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त बंद हैं उनकी रिहाई जब तक नहीं हो जाती तब तक सीज फायर नहीं होगा। लेकिन जो कि तय पाया गया है सो फार कि अगर कोई रिहाई हो जाती है उन अफराद की TTP के, तो एक सीज फायर भी पहुंच सकता है और एक जंग बंदी का भी ऐलान किया जा सकता है। इसमें एक जो कलीदी रोल है फैसिलिटेटर का वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अदा कर रहे हैं। और सेफली हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त जो अभी अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है, बिलखुसूस वहाँ के वजीर दाखिला, वो इसमें खासा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से बातचीत वगैरह का सिलसिला तो नाजरीन जारी है और बताया जा रहा था कि नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी कि इस वक्त अभी इसी हफ्ते के आसपास जो है वो जो पहले जो कुछ अफराद थे जिनकी रिहाई का मुतालबा TTP ने किया था, उन अफराद की जो रिहाई है वो बताया जा रहा था कि कर दी जाएगी। और फिर ये एक सिलसिला था कि रिहाई जो है फिलहाल फॉर सम रीजंस, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से जो बताया जा रहा है एज पर रिपोर्ट्स कि नहीं हो पाई। लेकिन जो नेगोशिएशंस का सिलसिला है वो खासा आगे बढ़ चुका है। एक तो इस हवाले से इस पूरे एक मैटर पर हम लोग नजर डालेंगे अपने सेगमेंट के तहत, और किस तरह से अगर नॉन वायलेंट एलिमेंट्स को हम लोग कौमी धारे में मिलाने की कोशिश करते हैं, क्या ये चीज सहर हासिल होगी। और खास तौर पर सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि जो वहां पर ऐसे लोग हैं उनमें जो ऐसे जो अक्सर व बेशतर जिनकी तादाद ज्यादा है वो वायलेंट एलिमेंट्स हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं मासूम पाकिस्तानियों के। तो उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो नो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा इन्हीं मुज़ाकरात के होते हुए, क्योंकि TTP के खिलाफ एक्शन का मुतालबा तो पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से कर रखा है। तो एक तो इस पूरे मौजू को हम सेगमेंट 1 में टेबल करेंगे और दूसरी बात नाजरीन हम करेंगे NA-75 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की, जो कि डस्का में हुआ था। और आपको याद है कि हमने अपने भी उस वक्त प्रोग्राम्स में इसको तवातुर से इस बात को कवर किया था। जानी नुकसान तक हुआ और जो हंगामा आराई हुई डस्का के बाई इलेक्शन में, उसमें हमने देखा कि 2 जानों का ज़िया हुआ और उसके नतीजे में PMLN से भी और PTI से भी जो जानी नुकसान थे वो सामने आए थे। बात ये करने वाली है कि इस हवाले से अब जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ चुकी है जो कि इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। और इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी पंजाब की मुलविस थी। पुलिस से एहलकारों पर भी यही इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एक बाकायदा मुनज़्ज़म प्लान के तहत धांधली की वहाँ पर इस हल्के में कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक जो है फिर इस मैटर को ले जाया गया था PTI के उम्मीदवार की तरफ से। लेकिन ये कि इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें फिरदौस आशिक अवान, जो कि साबिक वज़ीर इत्तलाती मुआविन खुसूसी थी, साबिक वज़ीर आला पंजाब की, उनका नाम भी सामने आया है। और उनका रद्द अमल भी फौरी तौर पर आज ही के रोज़ सामने आया है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तोड़ मरोड़ कर उनका नाम इस रिपोर्ट में पेश किया जा रहा है। दोनों मौक़िफ़ तो नाजरीन हमारे सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इसमें उठता है वो ये है कि क्या ऐसे हालात के होते हुए, पुरतशद्दुद अवामिल के होते हुए हमारे इंतखाबी मरहले में ज़रूरी नहीं है कि तमाम ये जो सियासी जमातें हैं बल्कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पर पार्लिमानी जो पार्टीज़ हैं वो एक कंसर्टेड एफर्ट करें और तमाम मिलकर इलेक्टोरल इस्लाहात करें, इलेक्शंस की इस्लाहात करें, ताकि आइंदा आने वाला जो इंतखाब है 2023 का वो भी इन्हीं तरह के मामलात की नज़र ना हो जाए और जो भी लूजिंग पार्टी हो वो इसी किस्म की शिकायत ना करती हुई नजर आए। और इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त मंजर आम पर आई हैं, इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है NA-75 के हवाले से, क्या इस सिलसिले की इन तरह के अवामिल की भी रोकथाम इलेक्शन के इस्लाहात से नहीं हो सकती, इलेक्टोरल इस्लाहात से क्या नहीं इन चीज़ों को रोका जा सकता? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि हम इस सेगमेंट के तहत टेबल करेंगे। और मेरे साथ जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, मैं आपसे तारुफ करा दूँ बाकायदा तौर पर। मुझे ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा नाजरीन ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट हैं और ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा आपकी
मौजूदगी के लिए। और डॉक्टर रमेश कुमार वंगवानी हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे बल्कि रादर डॉक्टर साहब को मैं यहाँ स्टूडियोज़ में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मुझे बताया जा रहा है कि कुछ देर में जब वो पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह हमें यहाँ स्टूडियो से ही बाकायदा ज्वाइन करेंगे। बात का आगाज़ अगर मैं ताहिरा साहिबा आपसे करूँ, ये जो टीटीपी वाला मामला है, इनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपको पता है इनके खिलाफ, इन तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस हो चुके हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं, अब इनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन कितना ज़रूरी होगा कि हम वायलेंट जो एलिमेंट्स हैं, जिनके लिए बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी हैं उनके उनके जराइम, उनको हम अलहदा रखें, और जो इनके नॉन वायलेंट एलिमेंट्स हैं जो कि बराए रास्त मुलविस नहीं रहे हैं इन तरह की कार्रवाइयों में, उनके साथ सिर्फ मुज़ाकरात किए जाएं, तो ये कितना इंश्योर करना जरूरी है? ताहिरा साहिबा। जी डॉक्टर साहब, अगर यही सवाल का मैं आपसे जवाब आपसे पता कर लूं, आपका देखिए, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि हुकूमत इन दोनों चीजों को अलहदा अलहदा डील करेगी? मोना, बात ये है कि पहली चीज तो ये कि क्रिमिनल्स के साथ जो है ना, वो किस तरीके से डील करना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि उसको हमें जरूर देखना चाहिए। अब उसके अंदर गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी पहले भी चली थी, ठीक है, और गुड तालिबान और बैड तालिबान को जज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। मगर अब चीजें जो है ना वो आ गई है सरेंडर के ऊपर, कि जैसे जिन लोगों ने पुलिस को जो है वो मारा धमकाया, आज उनके साथ भी समझौता हो गया, तो अगर समझौते पे जाना ही है तो फिर गुड तालिबान और बैड तालिबान के जरिए ही जो है वो हम चीजें तय करेंगे कि भाई हाँ, जो जिनकी कम एक्टिविटी रही है दहशतगर्दी में, उनको फिलहाल थोड़ा सा रिलीफ दें, और बकाया जिन लोगों की जो है वो ज्यादा एक्टिविटी रही है उनको हम रिलीफ नहीं दें। तो फिर यही हो सकता है। बाकी हम इसके बारे में अगर मुझसे अगर आप पूछे तो मैं तो कहता हूं कि एक बंदा अगर चोर है या क्रिमिनल है या जो भी है, एक मर्तबा अगर किसी चीज की एक्टिविटी में उसको वो एक्टिविटी हजम हो जाती है तो वो हमेशा हजम हो जाएगी। उसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सख्ती से निपटा जाए। मगर अब चैलेंजेस बहुत हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, और हर तरफ कंप्रोमाइज ही कंप्रोमाइज है। जब कंप्रोमाइज है तो फिर ऐसे ही होगा कि जो है वो लोगों के साथ जो है वो आप इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, मैं रमेश साहब आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। ताहिरा साहिबा, अगर आपसे इसका जवाब खासा जरूरी है। अभी रमेश साहब को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज हो ही रही है तो उन्होंने जैसे टीएलपी की निशानदेही की, फिर उन्होंने इसी कंटिन्यूटी में टीटीपी की बात की, तो ये बताइएगा, ये आप कैसे तजवीज़ देती हैं बतौर अपोजिशन कि हुकूमत इन दोनों अवामिल को, जो वायलेंट और नॉन वायलेंट हैं, उनको अलहदा रखें, क्योंकि काफ़ी ऐसे जराइम हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं तालिबान के, टीटीपी के बिलखुसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, डॉक्टर रमेश कुमार साहब की बात नहीं की, क्योंकि मेरी उस वक्त लाइन इन्होंने नहीं की, लेकिन मुझे कुछ आवाज नहीं है। अब दोबारा लाइन की है कि मैंने इनकी कोई बात सुनी नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है दस्ता के इलेक्शन पे। जी ताहिरा साहिबा, मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर लेती हूँ। मैं दरअसल ये आपसे पूछ रही थी कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है, इस हवाले से क्या आपके पास आप कैसे तजवीज़ देती हैं गवर्नमेंट को कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ आपको पता है जो इनके लोग जो बराए रास्त संगीन तरीन जराइम में मुलविस रहे हैं, जिनके हाथों पाकिस्तान की मासूम जानों का खून है, तो उनको हम अलहदा रखें, उनको हम सख्ती से निपटें, लेकिन जो नॉन वायलेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम चलें, मुज़ाकरात वगैरह कर सकते हैं। इसको किस तरह से हम इंश्योर करेंगे, ये मेरी गुजारिश है। नहीं, पहली बात तो ये, क्या हुकूमत अपोजिशन से तैयारी लेने को तैयार है? आप मुझसे पूछ रही हैं कि आपको जस्टिस दें या इस पर तबसरा करें, तो क्या गवर्नमेंट तैयार है सीरियसली? तो हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इन्होंने तहरीके तालिबान के साथ एग्रीमेंट क्या किया। यही तो हम शोर मचा रहे हैं कि ये एग्रीमेंट पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए, हमें बताया जाए कि किस शराइत पर ये एग्रीमेंट हुई। तो 29 अप्रैल की बात है जब इन्होंने कहा था खुद ही कर दिया कि ये दहशतगर्द है, खुद ही कर दिया कि ये समाज कालेदम है, हमने कर दी। फिर खुद ही कर दिया कि इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर एक रात में ये एकदम हट जाता है कि कालेदम ये अब जमात नहीं गई,
हमारा एग्रीमेंट हो गया। भाई रातों रात इनका एग्रीमेंट कौन सा होना था, इनके तो मिनिस्टर ये आप टीएलपी के हवाले से, तहरीक लब्बैक के हवाले से आप फरमा रही हैं, लेकिन जो टीटीपी के हवाले से है वो भी आप सही कह रही हैं, वो भी मोर और लेस इसी किस्म की कोई बात है। लेकिन ये कि उनके साथ तो हमने पिछले काफी सालों तक बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं टीटीपी के खिलाफ। नहीं, फिर गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि तहरीके तालिबान का हमारा फायदा हो गया जी, अब हम ये रिलीज भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जेल में लोग मौजूद थे, उनको भी ये रिलीज कर रहे हैं। अब हर रोज संडे को भी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, अब उनके साथ मरासम करके जा रहे हैं, अब उनके लिए इसके साथ सिलेक्शन से पहले एग्रीमेंट भी होते हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती ये गवर्नमेंट का मसला क्या है। गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात नहीं किए, मिनिस्टर से नहीं किए। ये तो एक तीसरी ताकत है जिसके साथ एग्रीमेंट हो के, जिसके साथ बात मान के वो धरना उठा के चले गए। गवर्नमेंट का इसमें क्या करेक्ट है? गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं है इसमें। गवर्नमेंट को ना उन्होंने सिरा पकड़ाया शुरू का ना आखिर का, वो तो नाकाम होके बैठते और उसके बाद जो एग्रीमेंट करवाते हैं उन्होंने करवा लिया। अब बात ये है कि गवर्नमेंट जो है रोजाना जैसे कह रही है कि अब जो उनके जेल में कैदी थे, जिन पे जो भी एजुकेशन पे जो भी जराइम थे, अब वो एक पसे पुश डाल के सबको रिहा कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज क्यों है। गवर्नमेंट को चाहिए पार्लियामेंट के अंदर ऐसी इश्यूज पर डायलॉग किए जाएं, इश्यूज पे पूरी एक बातचीत की जाए, तमाम पार्टियों का, जितने पोलिटिकल पार्टी वो अपोजिशन में है या इनके इत्तेहादी हैं, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, असेंबली के अंदर बातचीत करके फिर गवर्नमेंट सही फेयर इनफ। ठीक है जी रमेश साहब, इसका जवाब आपसे बड़ा जरूरी है। उन्होंने टीएलपी की भी बात की है, टीटीपी की भी की है, दोनों के साथ मुआहदे, और टीटीपी के हवाले से हमें बताया जा रहा था और अभी भी एक्सपेक्टेड गया है, मुतवक्के है कि कल तक गवर्नमेंट का बाकायदा ऑफिशियल इसके ऊपर स्टैंड आ जाए। फवाद चौधरी साहब इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज भी करने वाले थे, गालिबन ये कि वो कल भी हो सकती है। तो ये बताइएगा फिर आप पार्लियामेंट क्यों नहीं ले जाते अगर इतना अभाम है इन मामला पर? देखिए, मैं तो मोना, आपको पता है कि जैसे पीटीवी के अंदर आप मुख्तलिफ हैं, आपका स्टैंड सिर्फ मुख्तलिफ होता है, इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी मेरा एक मुख्तलिफ होता है। मैंने अभी भी ये बात की और मेरे साथ फवाद चौधरी का भी मुख्तलिफ होता है। और मगर कुछ हमारे पास भी अली मोहम्मद खान है, शेख रशीद है, ये वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि भाई अमेरिका भी जो है वो समझौते पे चला गया है, तो हम क्यों नहीं समझौते के ऊपर चला जाए। मैं हूँ, शेरी मज़ारी है, फवाद चौधरी है, हम लोग तो ये कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कम से कम जैसे हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा शुमाली वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, फाटा में बहुत ज़्यादा ये कंप्रोमाइज़ किया गया। आखिर ज़रब ऑपरेशन हो, चाहे रुदुल फसाद ऑपरेशन हो, उसके बाद ये चीज़ें कंट्रोल में हुई। आज अगर अमन अगर वहाँ पे हुआ है तो इन ऑपरेशनों के बाद हुआ है। अगर ये आप कहें कि विदाउट ऑपरेशन हुआ है तो वो आपकी गलत फहमी है। और आज भी अगर जो भी लोग इस चीज़ों में एक्टिव हैं, जो भी इन चीज़ों में, कराची के अंदर जो जितने भी अफगानी तालिबान वगैरह जो बैठे हुए हैं, जो बार बार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है कि इतने डॉलर इधर से उधर जा रहे हैं, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इतनी ये चीज़ें हो रही हैं, इतनी दहशतगर्दी हो रही है, लोग विदाउट शनाख्ती कार्ड बैठे हुए हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें विदाउट आइडेंटिटी जो है वो आप वहाँ पे रह सकती हैं? आप एक दिन चल नहीं सकते। सही। मगर यहाँ पे अगर 30-40 लाख अगर वहाँ पे लोग आए हैं तो कुछ लोगों ने जो है वो झूठे शनाख्ती कार्ड बना लिए, कुछ लोग आज तक उधर बैठे हुए हैं। हम कब तक ऐसे रेफ्यूजीज़ को संभालते रहेंगे? ये तो फिर भी एक मालिक का शुक्र हुआ कि इस वक्त जो अफगानिस्तान का जो टेंशन था, जिसकी जो एक स्पेकुलेशन थी वो नहीं हुई। अगर वो स्पेकुलेशन होती तो मैं समझता हूँ कि अगर रेफ्यूजीज़ और आते तो पाकिस्तान का नक्शा ही और तब्दील हो जाता। तो कम से कम फिर भी इस वक्त जो हालात हैं, हमारी मुल्क की इकोनॉमी, हमारे मुल्क के ऊपर ओवरबर्डन, हमारे मुल्क की जो आप गंदम चीनी, एक मुझे बताएं कि एक 4 महीने 6 महीने पहले एक प्रोडक्शन शुरू होती है, आपके पास एक रिजल्ट आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है कि हमारी चीनी की इतनी प्रोडक्शन है, गंदम की इतनी प्रोडक्शन है। आप तो पाकिस्तान के ऊपर असेस करते हैं ना। सही। मगर अगर पाकिस्तान से वो चीजें बाहर चली जाएंगी, सारे कंटेनर बाहर जाएंगे, तो आप कैसे जो जैसे अफगानिस्तान हमने दरामद की थी, तो ऐसे कैसे मोह देंगे? आज सिचुएशन ये है कि नहीं हमारी चीनी कंट्रोल में, नहीं गंदम हमारी कंट्रोल में। आज इस हुकूमत के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो महंगाई की वजह से हो रहा है। अब महंगाई की वजह से हम बिल्कुल अपने आप को भी सेटिस्फाई करते हैं, लोगों को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई डॉलर प्राइस बढ़ गई। भाई डॉलर प्राइस बढ़ गई। आज नेपाल जैसे मुल्क के अंदर भी डॉलर 119 रुपए का है, बांग्लादेश और
इंडिया में 70-75 रुपए का है तो हमारे पास 170 रुपए का क्यों हो गया? तो हमें उन चीजों के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। हर चीज अगर हम गोया ये कि आप इत्तेफाक करते हैं कि मामलात को पार्लियामेंट वगैरह के रास्ते से हल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक हाँ ज्वाइंट विजन नहीं होगी लोगों की, जब तक एक स्टडी जो है वो ज्वाइंटली नहीं होगी, सही तब तक हम इस मुल्क को राइट डायरेक्शन के ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये अब मुल्क की हालात जो है वो इंडिविजुअल स्टडी से निकल चुके हैं। ठीक है ताहिरा साहिबा, ये बड़ी जरूरी बात की है डॉक्टर रमेश ने, लेकिन बाई इलेक्शन का जो अभी रिपोर्ट आई है डस्का बाई इलेक्शन की, उसके रोशनी में ही आप बताइएगा कि क्या इन तरह के अवामिल की रोकथाम हो सकती है? डायरेक्ट अगर कोई आप समझते हैं कि तंजीम साजी के थ्रू मुनज़्ज़म तौर पर कोई धांधली कराने की कोशिश की गई है, जो कि रिपोर्ट इस दफा कह रही है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आप लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि एटलीस्ट ये ऐसा मामला है जिसके हवाले से मुतअद्दिद मरतबा आपको हुकूमत दावत दे चुकी है, लेकिन मुनहरिफ है ऑपोजिशन। ये हुकूमत नाकाबिल एतबार है, ये हुकूमत नाकाबिल यकीन है। जितने यू टर्न इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने लिए हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं था। उनके कंटेनर्स की फुटेज उठा के आप लगा लें, आपको पता लग जाएगा। बिजली के बिल जला दो, गैस के बिल फाड़ दो। मुल्क के अंदर ये जो चीजें महंगी, तो प्राइम मिनिस्टर चोर हो। डॉलर का अगर 1 रुपया बढ़ता है तो पाकिस्तान का कर्जा अरबों में बढ़ता है। अब वो कहाँ गए भाषण, वो कहाँ गई बातें? प्राइम मिनिस्टर उसको मजबूती बना दूंगा और मैं खुद साइकिल इस्तेमाल करूंगा। प्राइम मिनिस्टर में जितनी चीजें सब नीलाम सही ताहिरा साहिबा, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। महंगाई के हवाले से आप अभी बात कर रही हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह आपकी बतौर अपोजिशन दिस इज योर राइट। लेकिन ये बताएं कि फिर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तो आ जाए ना साथ। बात सुने, उन्होंने तब से ये रिफॉर्म्स पे मशीन का भाषण देते हुए इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई थी, उससे वोट पड़ेंगे ममालिक, सिर्फ क्या ममालिक मशीन को रिजेक्ट करके मशीन के जरिए आने वाले इलेक्शन तरफ नहीं, ऑडियो का खासा मसला है ताहिरा साहिबा। मैं आपको रिकनेक्ट करती हूँ ताकि आपकी ऑडियो सही मौसूल हो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर हुकूमत दावत दे चुके हैं। लेकिन क्या बात है रमेश साहब, आप क्यों इस वक्त तमाम पार्लियामेंट को इकट्ठा लेकर नहीं चल पा रहे हैं? और अभी भी ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप फिर से ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह की कोई कानून साजी कर दें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, क्योंकि उसूली तौर पर तो ये जो भी रिपोर्ट आई है डस्का के हवाले से, उसमें तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम आयद किया है कि जी वो तमाम चीज में मुलविस है। देखिए मोना, इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, मगर मैं हमारे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन दोस्तों में जानता हूँ, बहुत नाइस और नेक बंदा है और बहुत न्यूट्रल बंदा है। उसके ऊपर इल्ज़ाम, उसको तो मैं बिल्कुल रद्द करता हूँ कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसे लग सकता है। रही बात अपोजिशन की, अपोजिशन जो ना हमेशा अपने टाइम के ऊपर जो ना कि हमारा ये टाइम नहीं है। माजी में जब 62 63 की अमेंडमेंट के लिए आसिफ जरदारी साहब ने जब मियाँ साहब को कहा तो मियाँ साहब ने कहा कि अभी पीपल्स पार्टी फंसी हुई, हम नहीं करते हैं। मगर जब नून लीग फंसी तो पीपल्स पार्टी को कहा, उन्होंने कहा हम नहीं करते हैं। सही। ये माजी की दोबारा गलती दोहराते हैं। माजी गलतियों से आदमी सीखता है, गलती दोहराता नहीं है। बात यह है कि आज इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात आई, नैब ऑर्डिनेंस की बात आई। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल जब पहुंचा नेशनल असेंबली में तब उन्होंने एक बात की, फिर जब सेनेट में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। हुआ क्या, जब बिल वहां पे पहुंचा तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नहीं, आपको कोई सी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना है, आपको किसी बार्गेनिंग में नहीं आना है, किसी जो लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बनना है, नहीं तो मैं पीडीएम से आपको निकाल दूंगा। उसके ऊपर फिर नून लीग पीछे हट गई। फिर क्या हल था हमारे पास, सेनेट में उसका टाइम गुजरा था, हमने उसको ज्वाइंट रेजोल्यूशन में जो है वो ज्वाइंट असेंबली के लिए भेज दिया। अब इस हफ्ते जो है नेक्स्ट वीक ज्वाइंट असेंबली हो रही है, मुश्तरका इजलास होगा। उस मुश्तरका इजलास में फिर आपको मिल जाएगी मेजॉरिटी, आपका नैब का भी हो जाएगा, आपका वो भी हो जाएगा, अपना मेजॉरिटी है गवर्नमेंट के पास, नैब का भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म का। ठीक है, मगर मैं इस चीजों में हैप्पी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन हो चाहे एहतसाब का सिस्टम हो, ये दोनों चीज ऐसी होनी चाहिए जहां पे कंसेंसस होना चाहिए। मैं तो इवन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी चाहूंगा कि कंसेंसस हो, दुरुस्त बिल्कुल होना चाहिए। अब वो कंसेंसस कैसे हो सकता है? रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ हो सकता है, अच्छे माहौल के साथ हो सकता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। सिंधी में कहते हैं
कि कमी न को कुआर में घाटी न को घोट में, कि आप नहीं गवर्नमेंट साइड के ऊपर वो सोबर्टी है, नहीं अपोजिशन की साइड की सोबर्टी है। होता यह है कि लेजिस्लेशन भी जो है वो भी इफेक्टिव है और आपकी फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्टिव है। इस वक्त मुल्क को जो दरपेश, मंडे के दिन हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो रहा है, इत्फाकन से मैं उसमें आया, मैं मेंबर हूँ, नहीं मैं हूँ, मगर मैं हूँ नहीं क्योंकि मेरे पास अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं टेरी मंदिर में दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, तो मैं वहां जा रहा हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मगर मुझे कोई उसका फ्रूट नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि लास्ट नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ था मैं उसमें था, एक दूसरे के गिला शिकवा, एक दूसरे की बातें, कोई तब भी ऑपोजिशन ने कहा वजीर आजम नहीं आया, कोई नहीं, मगर कोई अपोजिशन, आप वजीर आजम आए या नहीं आए, मगर आपने अपोजिशन ने भी कोई उसके ऊपर ऐसी सजेशन नहीं दी। ठीक है, ठीक है। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था, सारे लोग मौजूद थे कि भाई आप एक मैसेज भेजें, आपका एक ज्वाइंट एलामिया जाना चाहिए, तो फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी के इजलास का फायदा है। करेक्ट। आप मंडे के दिन, मैं मौजूद नहीं हूं, मगर मुझे पता है कि मंडे के दिन ये भी आप कहते हैं कोई सहर हासिल कुछ भी कोई नहीं होगा। आप अगर कोई एलामिया जारी करें कि हमने ज्वाइंट जो है वो टोटल ये नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी के हेड यहाँ पे मौजूद थे, उसमें अखिलेती लोग भी, मैं चलो नहीं हूं, मेरी इनपुट शामिल है, वहां पे मौजूद थे, और वहां पे ये डिसीजन हुआ कि हम अफगानिस्तान के हवाले, हम यूरोपियन यूनियन के हवाले, हम माइनॉरिटीज के हवाले से, हम रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, हम फटफ के हवाले से, हम तहरीक तालिबान के हवाले से, हम तहरीक लब्बैक के हवाले से, हमारी पाकिस्तान की ये पॉलिसी होगी। ठीक है, ठीक जो नहीं होगी नहीं होगी। ताहिरा साहिबा, ये बड़ी एक संगीन बात की है डॉक्टर रमेश ने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपको एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि धमकी दी कि वो पीडीएम से निकाल देंगे नून लीग को अगर आप किसी भी मुशावरती इजलास का हिस्सा बने। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि हमने इवन कराची में देखा था, जो पीडीएम का एक इजलास हुआ था, एक जो जलसा हुआ था जिसमें खवातीन की अदम शिरकत थी, और ये भी जेयूआई का या मौलाना साहब का फैसला था। देखिए, मौलाना साहब अपनी पार्टी के लिए इंडिपेंडेंट अपनी क्यादत रखते हैं। वो खवातीन को इन्वाइट करें या ना करें, वो खवातीन को इन्वॉल्व करें या ना करें, ये उनका अपना एक नजरिया है। लेकिन पीएमएलएन का आपने देखा है, खवातीन की भी कसीर तादाद है, ताकि जो सीटें खाली हुई हैं, 10 की सीट देखें। लेकिन ताहिरा साहिबा, पीडीएम में तो नून लीग भी है ना, वो सिर्फ जेयूआई की तो नहीं है। पीडीएम में नून लीग है, लेकिन नून लीग अपना नजरिया रखी है। हमने उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार को टिकट दी, फिर लाहौर में आप देखिए परवेज हुआ, हमने उनकी टिकट उनकी बेगम शाइस्ता परवेज मलिक को दी। हम खवातीन को प्रमोट करके आगे ला रहे हैं, और हमारी पहले भी खवातीन जो असेंबली के अंदर है, आप देखी होंगी 18 की तादाद है उनकी, उन खवातीन की जो रिजर्व सीट आई। सही, इसीलिए आपसे ये हम तो खवातीन की शर्त हर जगह करते हैं। ये अपना मौलाना साहब का अपना नजरिया है, वो अपनी खवातीन को जल्सों में बुलाएं या ना बुलाएं, हम उन पर कोई इम्पोज नहीं कर सकते अपनी राय। हम अपनी राय का एहतराम कर सकते हैं कि जहां पीएमएलएन के जलसे हो, अभी जैसे रावलपिंडी के अंदर वो पीडीएम का जलसा था, उसमें आप कह रही हैं कि मौलाना साहब ने नून लीग की कोई राय भी नहीं ली इस ये फैसला इतना बड़ा करने से पहले कि खवातीन नहीं आएंगी। वो अपनी पार्टी का फैसला करते हैं, वो अपनी खवातीन को कहते हैं आए या ना आए, वो अपनी खवातीन के बारे में फैसला करने के बजाय। अब इसका जवाब पता है क्या हुआ, वो खवातीन के बारे में अपनी राय। रमेश साहब की तरफ भी जी। लेकिन ताहिरा साहिबा, क्या ये बात सही है कि मौलाना साहब ने आपको कहा था कि आप मुशावरती अमल का हिस्सा ना बने इलेक्शन इस्लाहात पर, वरना पीडीएम से निकाल देंगे वो नून लीग को? अभी रमेश साहब ने की बात कही है, बिल्कुल गलत खबर। अच्छा, ठीक है। तारा औरंगजेब साहबा मेरी बाजी है और मेरी मुझसे बहुत जो है वो रेस्पेक्ट भी करती है और हमें बच्चों की तरह प्यार भी करती है। मैं ये इसके ऊपर जवाब दूंगा कि पीडीएम के अंदर नून लीग है, नून लीग के अंदर पीडीएम नहीं है। कि भाई जब पीडीएम नून लीग में जाएगी तो वो मौलाना फजल रहमान की बात मानेगी, और जब नून लीग की जो अगर कोई ऐसा इवेंट होगा तो उसमें पीडीएम की बात नहीं चलेगी। बात यह है कि ऐसे सिस्टम नहीं चल सकता। लोगों को इस तरीके से गुमराह करना, ये करना हर पॉलिटिकल पार्टी का वतीरा बन चुका है। अंदर एक बात करते हैं, बाहर दूसरी बात करते हैं। मैं समझता हूं अब लोगों को, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक की बात नहीं कर रहा, हर पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से लोगों को पागल बनाना छोड़े। मेरी ख्वाहिश ये है, मैं इत्फाकन से मंडे के दिन अगर मेरा ये प्रोग्राम नहीं होता तो मैं तो अपने नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में यही बात करता कि मुझे अफसोस हुआ कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी
वो भी कोई फ्रूटफुल नहीं अच्छा, गई थी यही बात और अभी ताहिरा भी ये साहिबा, फ्रूटफुल नहीं जाएगी। इस बात का जवाब आपसे रह गया है कि अभी एनएससी का इजलास फिर है मंडे को और ये तलब किया गया है, उसमें शहबाज शरीफ को भी बुलाया जा रहा है, बिलावल भी हैं, सब हैं। तो अब ये बताइएगा, अभी जैसे रमेश साहब कह रहे हैं कि पिछली एनएससी की मीटिंग से भी कुछ खास नहीं निकला, आप लोग कोई इकट्ठा नहीं हुए कौमी इश्यूज पर और खारजा इश्यूज पर, जैसे टीटीपी का मामला है या टीएलपी का मामला है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन क्या फायदा अगर ऑपोजिशन कोऑपरेट ना करे? ऑपोजिशन शिरकत भी करेगी, शहबाज साहब भी करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब भी करेंगे। बात यह है कि हुकूमत पे इस बात की निकल है, और जरा सा बाहर निकल के देखिए, आवाम से पूछे क्या ये हुकूमत एतबार के काबिल है कि जिनके साथ, और इनकी नीयत पे भी नहीं, इनके सब लोगों को ये यकीन है कि पाकिस्तान की महाजत को किस नहज तक लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दिन रात कोशिशें की हैं तो सबको नजर आ रही है। तो लोग इन पे इस्तेमाल क्यों करें, ऑपोजिशन क्यों करे, इनके तरफ आगे इस्तेमाल करें। लेकिन ताहिरा साहिबा, उसमें तो आपको पता है अस्करी क़यादत होगी जो दरअसल आपको ब्रीफ करेगी इन तमाम मामलात पर, तो एटलीस्ट आप उनकी ब्रीफिंग तो एटलीस्ट काबिल कबूल होगी ना ऑपोजिशन के लिए, या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट पे एतबार ना पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टी का रहा है, ना उनके इत्तेहादियों का रहा है। रात को ये बात करते हैं, आधी रात के बाद बिजली का टैरिफ बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बम गिराते हैं। ये बातें वो हैं जो डायरेक्टली अवाम को हिट कर रही हैं। तो इस हुकूमत पे जिस पे एतमाद ही नहीं रहा, उससे अपोजिशन जमाती हो या उसके अपने इत्तेहादी हो, तो क्या फ्रूटफुल बात होगी, क्या निकलेगी? ये करके बात अस्करी क़यादत तो है ना आपके लिए काबिल एतबार ताहिरा साहिबा, क्योंकि वो ब्रीफ करेंगे एनएससी। देखिए, हम अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं करेगी जो अपोजिशन इन्हें सजेशन देगी। ये बात लिख दें आप, क्योंकि गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। गवर्नमेंट पाकिस्तान के अवाम के साथ किसी हालत में भी कोई किसी किस्म का वो जो रिलीफ पैकेज दिया वो तकलीफ पैकेज है। इससे बेहतर है कि हम नए इलेक्शन की तरफ चले। ये गवर्नमेंट जो है, ये नए इलेक्शन की आपकी खासी डिमांड है। ना बिगाड़ना है। जी रमेश साहब, आखिरी कमेंट कर दें नए इलेक्शन की तरफ। देखें, बात यह है कि जब पीपुल्स पार्टी का इतना दौर खराब था तो मियां साहब उसके खिलाफ थे, कोट पहन के गए थे कोर्ट के अंदर, मगर फिर भी ये कहा कि नहीं, पीपुल्स पार्टी अपना टेन्योर पूरा करे, क्योंकि मैसा के जमहूरियत के अंदर हमारा एक जॉइंट एग्रीमेंट है बेनज़ीर के साथ। सेम जब नून लीग के हालात ख़राब हुए तो पीपुल्स पार्टी ने भी वही बात की कि हमारा यही एग्रीमेंट है। आज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अगर बाहर है, वो कहें कि हमारा जो मैसा के जमहूरियत बना था, पीटीआई तो सिग्नेटरी नहीं है, तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी तो अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहे ना। टेन्योर पूरा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी है या नहीं है, उसको आप डेमोक्रेटिक वे से देखें। अगर आपने अर्ली इलेक्शन की बात करके दोबारा मौलाना फजल रहमान के कहने के ऊपर अगर ऐसा पेंडोरा बॉक्स किया, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर 2002 के बाद ये जो इलेक्शन 5 साल टाइम वाला जो एक सिस्टम बना है, अगर ये इस मर्तबा भी ये टाइम वाला सिस्टम बन गया, तो मैं कहता हूं कि अब पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो भी हालात रहे, मगर 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होगी। अगर इस मर्तबा अपोजिशन ने मौलाना फजल रहमान के कहने के ऊपर महंगाई को बेस बना के अगर ऐसा कोई दोबारा इंसिडेंट बना दिया, तो फिर जो है पाकिस्तान के अंदर कोई असेंबली अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकेगी, चाहे वो किसी की भी जो है वो इलेक्शन। ठीक है नाजरीन, वाइंड अप करेंगे और अल्लाह ना करे कि ये चीज़ें ऐसे हों जैसे रमेश साहब ने कही हैं, क्योंकि जमहूरियत की स्ट्रेंथनिंग होना ये हम तमाम के हक में है। थैंक यू टू डॉक्टर रमेश कुमार और ताहिरा औरंगजेब साहिबा। अगले सेगमेंट के साथ वापस आते हैं, स्टे विद अस। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी। हर रोज 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन टीमें आपकी खैर ख्वाह हैं, इनसे ताउन करें। वैक्सीन लगवाएं पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पंजाब।
गर्दिशी कर्जे ये क्यों पाइल अप होते हुए नजर आ रहे हैं? बेल आउट समझ लीजिए कि हुकूमत को अपने पल्ले से देना पड़ेगा। अब जो हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही है, हाउ आर दे गोना बी डिफरेंट? हमारे जो आईपीसी है इनका फ्यूल ऑडिट होना चाहिए। जो लाइन लॉसेज हैं हम विद इन 1 मंथ कम कर सकते हैं, हम इसको आउटसोर्स करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसे यूज क्यों नहीं करते? जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूरोप को देखा जाए, चाइना को देखा जाए, दे वांटेड टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। यूरोप में फी मेगावाट की कीमत जो है वो 50 यूरो थी, अब कई जगहों के ऊपर बढ़कर 500 तक पहुंच गई। एनर्जी क्राइसिस है वो हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारी हुकूमत इकदाम कर रही है और स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हमारी आवाम को बेहतरीन बिजली और सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। आज का पाकिस्तान। फिर ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। क्या इतने बहुत मुफीद तज्जिए की मौजूदगी में एक नए तज्जिए की प्रोग्राम की जरूरत है? शायद। बिल्कुल है। क्या नई हकीकतें पहले से मौजूद राय और यकीन को तब्दील कर सकती हैं? शायद। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं दोबारा। जो कीमत में एक इजाफा हम देख रहे हैं तमाम फूड कमोडिटीज़ की, एक तो इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं वो यकीनन इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी, FAO ने भी ये बात वैलिडेट की है कि 10 साला हाई एक तमाम फूड कमोडिटीज़ ने दुनिया भर में अचीव किया है। लेकिन पाकिस्तान में नाजरीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अपोजिशन तो इस हवाले से सरापा एहतजाज है कि महंगाई इस वक्त जिस तरह से बढ़ रही है और फूड कमोडिटीज़ की एक रेयरिटी नज़र आती है, एक स्कार्सिटी नज़र आती है। आटे की किल्लत और ख़ास तौर पर चीनी की किल्लत का एक दफ़ा फिर से एक बहरानी कैफियत होने का एक अंदिया दिया जा रहा है और एक खदशा रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी इस हवाले से अपना जो स्टैंड है वो बारहा क्लियर किया है और उन्होंने सिंध हुकूमत के हवाले से खासे इसमें इंपॉर्टेंट इंकिशाफात किए हैं। एक तो सिंध की हुकूमत के हवाले से ये कहा गया है कल प्रेस टॉक करते हुए कि उनकी तरफ से 1 नवंबर को क्रशिंग शुरू होनी थी और क्रशिंग को अभी तक डिले किया जा रहा है और अभी भी नहीं पता कि आइंदा क्रशिंग कब की जाएगी। बारहा पंजाब के हवाले से ये किया गया है कि अगले 15 रोज में क्रशिंग का जो है आगाज पंजाब में कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत अहम वजह वफाकी हुकूमत की तरफ से बताई गई कि जो चीनी की किल्लत की अहम
अहम वजह है वो सिंध हुकूमत का क्रशिंग सीजन को डिले करना है। दूसरी तरफ आटे के हवाले से भी बात करते हुए कहा गया कि आटे की कीमत पूरे पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ है और इसमें जो जिले इंतजामिया है और सूबाई इंतजामिया है दरअसल उनका ज्यादा अमल दखल है। और सिंध के हवाले से एक मरतबा फिर ये वफाकी हुकूमत ने कहा कि आटा सिंध में खासा एक्सपेंसिव है और खासा महंगा है बनिस्बत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये एक मवाजना नाजरीन वफाकी हुकूमत ने किया है और ये कहा कि जो हुकूमत ने 90 रुपए पर केजी चीनी की जो कीमत है वो मुख्तस की थी उस पर इस वजह से चीनी नहीं बेची जा पा रही है क्योंकि जो एक शुगर मिल्स हैं वो तमाम इकट्ठे हो गए हैं। इन तमाम इकदाम के खिलाफ उन्होंने कोर्ट से स्टे भी ले रखे हैं इन फैसलों के खिलाफ। और दूसरा ये भी वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा और इल्जाम आयद किया कि तमाम जो शुगर मिल्स हैं वो सिंध में ज़रदारी फैमिली के अंडर हैं और पंजाब में शरीफ फैमिली के अंडर हैं। तो क्या ऐसा कोई नेक्सस है जिस वजह से हुकूमत को ये जो मुश्किलात हैं वो दरपेश है, या फिर ऑपोजिशन का जो व्यू है उसमें ज़्यादा वजन है कि वो कह रहे हैं कि ये तमाम सरासर हुकूमत का कसूर है और हुकूमत की तरफ से प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। इस सेगमेंट में नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, स्टॉलवर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, और जनाब हसान खाबर हमारे साथ हैं, मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब के और तर्जुमान हैं आप पंजाब हुकूमत के। आप हमारे साथ TVU लिंक के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं। शुक्रिया हसान साहब और सेनेटर ताज हैदर आप दोनों का। लेकिन हसान साहब आपसे अगर मैं बात का आगाज करूं, ऑपोजिशन आपको ये कहते हैं कि पहले अगर इस किस्म की कोई बहरानी कैफियत होती थी या कोई क्राइसिस होता था तो आप तब भी इन दो जमातों पर यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर इल्जाम आयद करते थे और एक मरतबा फिर आप सिंध को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं चीनी के किसी भी प्रोबेबल बहरान के लिए जो कि आ सकता है। अच्छा मोना, सियासत को अगर आप एक मिनट के लिए साइड पे भी रख दें तो कोई इस बात का जवाब देने वाला इस मुल्क में है कि सिंध में इस वक्त आटे की कीमत क्या है, सिंध में इस वक्त चीनी की कीमत क्या है, सिंध के अंदर कितने अरब की गंदम जो है वो चूहे खा चुकी है, सिंध अपनी गंदम टाइम पे क्यों नहीं रिलीज़ की उसने, सिंध में क्रशिंग सीज़न का आगाज़ क्यों नहीं हुआ। सियासी ब्लेम गेम को एक तरफ रख दे, इन सवालों के कोई जवाब तो दे। पंजाब जो है वो पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, बड़ा भाई भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर इस तरह का रवैया पंजाब से आता तो फिर क्या होता। तो ये हमने एक पूरे मुल्क के लिए चलना है, आवाम को साथ लेके चलना है। इस किस्म की सियासत जो है इससे किसी का फ़ायदा नहीं है, इससे आवाम का नुकसान है। आप सिंध के आप पंजाब के गंदम के स्टॉक्स उठा के देख लें और आप खुद कैलकुलेट कर लें कि कितनी हमें गंदम चाहिए और कितनी हम रिलीज़ कर रहे हैं रोज़। हमने जो चीनी दरामद की है वो पूरे सूबे में अवेलेबल है। अब जब सिंध के अंदर कंट्रोल नहीं होगा, सिंध के अंदर कीमतें आसमान से बातें करेंगी, तो जो जाहिर है कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की इकॉनमी चेंज होती है। इतना बड़ा मुल्क है ये, लोगों का इंसेंटिव होता है कि अपना माल जो है वो सिंध में ले जाके बेचें। तो ये सियासत करना मुल्क के लिए भी नहीं अच्छा, ये अवाम के लिए भी नहीं अच्छा। लेकिन बात यह है कि आप आज अपोजिशन के लीडरों का बयान सुन लें। एक तरफ पीपल्स पार्टी के सियासतदान है, वो तो जाहिर है ख़ुद बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नून के सियासतदान हैं, वो सिंध की बात ही नहीं करना चाहते, वो अवाम को मिसलीड करना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर हम ये नहीं समझेंगे कि अवाम के मुफादात पर सियासत हो रही है तो और क्या समझेंगे। अच्छा, सिंध को आप कह रहे हैं कि सिंध की बात नून लीग नहीं कर रहे और गोया ये कि ये तो अलहदा हो गए हैं अब दोनों जमातें, अब PDM का भी हिस्सा नहीं है और खासी तलखी है दोनों के दरमियान ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑन द रिकॉर्ड टू। जी ताज हैदर साहब, इसका जवाब आप फरमाइएगा, क्यों गंदम रिलीज नहीं की गई है और वफाकी हुकूमत को क्यों आप लोग बार बार इस तरह की शिकायत का मौका दे रहे हैं? क्या ऐसी कोई सीरियस गफलत है? क्रशिंग सीजन का भी आगाज 1 नवंबर से होना था, वो भी ना हुआ। वो कहते रहे, जाहिर है कि हम तो सुबह से शाम तक सुनते हैं, लेकिन जो मईशत के डिसीजन हैं वो सोच समझ के लिए जाते हैं। ये जो है सिर्फ 2 चीज़ों के दाम नहीं बढ़े हैं, हर चीज़ के दाम बढ़े और हर चीज़ के दाम अक्रॉस द बोर्ड बढ़े और उसकी माशी वजूहात है। और ये चीज़ है, ये हमारे सामने जिस वक्त ये बजट आया था जून का, तो उस वक्त ही आ गई थी कि ये प्राइसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू टारगेट्स रखे गए थे वो अचीवेबल नहीं थे और वो समझें रियलिस्टिक भी नहीं थे। कि अगर पेट्रोलियम लेवी के अंदर 600 अरब का टारगेट है तो इसका मतलब है कि आपको पेट्रोलियम की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और अगर पेट्रोलियम की कीमत आप बढ़ाएंगे
तो फिर एक महंगाई का तूफान आएगा सारे में। पहली चीज तो ये है कि महंगाई का तूफान जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की वजह से आया है, और ये सिर्फ आटा और चीनी तक नहीं है, ये हर जगह। लेकिन सर, आटा चीनी के हवाले से सिर्फ इतना फरमा दें कि क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं कि क्रशिंग सीजन का आगाज आपने 1 नवंबर को नहीं किया और ना आपने गंदम नहीं, रिलीज हमारी की? फसल लेट हुई है, पानी हमें नहीं मिल रहा था, तो फसल हमारी लेट हुई है। और ये कि गन्ने को हम कच्चा तो नहीं काट सकते। अभी मैं 5 दिन पहले ही अंदरूनी से टूर कर रहा था, तो गन्ना हमारा खड़ा हुआ है और बहुत सी जगह सूख रहा है गन्ना, क्योंकि पानी जो है वो उसको पूरा, गन्ने को अगर पानी ना मिले तो फिर उसमें से जूस जिस मिकदार में आप चाहते हैं वो नहीं निकलता। सही। तो उसको थोड़ा सा राइप होने के लिए वक्त दिया जा रहा है। दूसरे ये कि जहाँ तक गंदम रिलीज न करने का मसला है, तो ये चीज हर एक देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि ये वजह जो है वो एक पड़ोस के अंदर जो सूरत हाल है उसकी वजह से ये और ज्यादा, और स्मगलर्स की लॉबी जिस तरीके से काम कर रही है कि हमारे ऊपर एक और मुल्क का भी बोझ आ पड़ा है और हम ये सारा का सारा गंदम वगैरह स्मगल कर रहे हैं। चीनी इतनी क्रिटिकल नहीं है, गंदम जो है उसके अंदर हुकूमत अगर अपने सारे स्टॉक्स निकाल दे या कुछ स्टॉक्स निकाल दे, तो जो तबाही आने वाली है, जो क्राइसिस आने वाली है, उस वक्त हम बिल्कुल खाली हाथ हों। तो ये हमारी फसल आएगी कोई मार्च के मिडिल में या उसके बाद गंदम की, उस वक्त हम देख सकेंगे कि हाँ कितना हमारा स्टॉक है और कितना निकालना चाहिए। इस वक्त हमारी कोशिश है कि प्राइवेट खातों में जो गंदम है वो निकल के पहले बाजार में आए। सरकार ने के हाथ में अगर गंदम ना रही तो फिर कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सही, आपने बड़ा पिन पॉइंटेड जवाब दिए जी। हसान साहब बताइएगा, उन्होंने शुगर केन के हवाले से भी बताया है कि पानी डिलेड मिला है, और आपको याद होगा कि सिंध बहुत मरतबा पंजाब से ये शिकायत कर चुका है कि पानी रिलीज उनको नहीं किया जा रहा उनके हिस्से का। एक उन्होंने ये वजह एक आइडेंटिफाई की है ताज साहब ने, और गंदम के लिए भी उन्होंने कहा है कि स्मगल होके वो कह रहे हैं अफगानिस्तान जा रही है। अच्छा देखिए, ताज साहब ने पहली एक बात की, ताज हादे साहब ने यह फरमाया कि जी बात यह है कि सिर्फ इन 2 चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ रही, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। ये बात मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हम हर चीज़ की कीमत में इजाफा तो सिंध हुकूमत पे नहीं डाल रहे। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, बिजली का एक अलग इशू है, पेट्रोल का अलग इशू है। क्या वजह है कि हम बारहा चीनी और आटे की बात कर रहे हैं और उसमें सिंध की बात कर रहे हैं? अगर हमने पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग करनी होती फिर तो हर चीज़ में नाम लेते। तो ये पेट्रोल की कीमत का जाहिर है कि सिंध हुकूमत से नहीं ताल्लुक़ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये जो क्रशिंग सीज़न का आगाज़ होता है, ये बिल्कुल उसका जो कंटेंट होता है सक्रोज का, उसके हवाले से होता है। आप मुझे ये बताएं कि अगर सिंध 1 नवंबर को क्रशिंग सीज़न का आगाज़ नहीं करेगा तो पंजाब कैसे आगाज़ कर रहा है 15 नवंबर से, और फिर 20 नवंबर सेंट्रल पंजाब में? ये एक पूरा पैटर्न होता है, यह साल का पैटर्न है, 15 दिन का फ़र्क नहीं आया करता। दूसरी बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान का मसला वो अपनी जगह है, लेकिन ताज साहब ने ये ख़ुद फरमाया है ना कि सिंध हुकूमत अपने स्टॉक को नहीं रिलीज़ करना चाह रही। वो कह रहे हैं जी पहले प्राइवेट स्टॉक आए, तो पंजाब तो रिलीज़ कर रहा है, पंजाब तो 18-19 हज़ार टन रोज़ रिलीज़ कर रहा है। अब वो जो गंदम हम मार्केट में डाल रहे हैं, ना सिर्फ वो पंजाब के अवाम के लिए, वो तो हर सूबे में जा रही है, वो तो हर सूबे के अवाम के लिए। तो फिर ये बात तो क्लियर हो गई ना कि पंजाब तो अपना किरदार बड़े भाई होने का अदा कर रहा है। पंजाब तो ये नहीं कह रहा कि जी हमारी गंदम अफगानिस्तान जा रही है, सिंध जा रही है, बलूचिस्तान जा रही है। तो बात, मेरा तो ख्याल है कि उनकी लेकिन बात आप लोगों ने इनको पानी क्यों नहीं दिया? फिर पंजाब ने सिंध को पानी के अपने हिस्से से कम दिया है, जो सिंध बहुत अरसे से शिकायत कर रहा था, और जो इनके कंसर्न्ड मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर से मिले भी थे बाकायदा इस हवाले से। नहीं, ये पंजाब और सिंध का इशू नहीं। वो देखें, आप एक बड़ी डिबेट में चली गई है कि पानी का क्या एग्रीमेंट है, क्या चीज़ है, वो अलग है। वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा गन्ने की फसल नहीं पकी, वो और थोड़ी सी, मैं उनकी जो बात समझो वो और बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, वो पूरे मुल्क के लिए, वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं। वो पानी का मसला तो एक अलग डिबेट है। सही, ठीक है। आपको लगता है ये इसकी बात नहीं होगी? जी ताज साहब, इसमें क्या सेनेटर साहब कुछ कर सकती है वफाकी हुकूमत या पंजाब गवर्नमेंट? और क्या ये जो पानी का इशू है कि वहीं से ड्राइव होता आ रहा है कि आपको आपके हिस्से का पानी कम मिला है, जो आप पहले शिकायत कर रहे थे कुछ माह पहले? पानी लेता है और चावल ज्यादा पानी लेता है, खरीफ की ये फसलें हैं, और उसके अंदर अगर टाइम पे ना मिले तो फसल सूखने लगती है।
और हम कंप्लेन कर रहे थे कि पानी हमें नहीं मिल रहा, तो फसल में काफी तो अब कोशिश ये है कि अब रबी की बुआई जो है वो शुरू होगी कि 15-20 दिन गन्ने को दे दिए जाए ताकि सक्रोज कंटेंट जो है वो उसका ऊपर चला जाए। पंजाब में शायद ये पोजीशन ना हो, लेकिन ये कि एक तो ये चीज़ है। दूसरे मैंने कहा कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने की वजह से हर चीज़ के अंदर एक महंगाई आई है, क्योंकि ये और ये चीज पहले और से बताई गई सेनेटर ताज हैदर, उसमें हसन साहब कह रहे हैं कि वो पेट्रोलियम की बढ़ने की वजह आपको नहीं करार दे रहे, मतलब वो इसका इल्जाम सिंध पे आयद नहीं कर रहे, तो क्या सिमिलरली पीपल्स पार्टी इसका इल्जाम फेडरेशन पे या फेडरल गवर्नमेंट पे तो आयद नहीं कर रही ना? मैं इसको वजह बता रहा हूँ, एक जो हर तरफ महंगाई का वो तूफान उठा है उसकी, कि आप जिस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो हर चीज की कीमत जो है वो ऊपर आ जाती है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से पहले हमें वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखना होता, हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ देखना होता कि वॉशिंगटन ने कहा है कि जी आपका ये रेवेन्यू टारगेट है और ये रेवेन्यू टारगेट आप हासिल करें, चाहे से लोगों पे जो भी गुजर जाए। IMF के साथ जो भी गया है, जो मुल्क भी गया है, वहाँ यही गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी फैली है, क्योंकि ये एक सियासी इदारा है IMF, जो कि तरक्की पसंद मुल्कों, तरक्की पजीर मुल्कों को वो अपने नीचे रखना चाहता है। बड़ी चीज ये है कि आप खुद इंसारी की मईशत की तरफ जा रहे हैं या लोन्स की मईशत। सही, अल्टीमेटली तो यही सॉल्यूशन है। प्रोडक्शन को आप बढ़ा रहे हैं या नहीं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम आप कर रहे हैं? जी हसन साहब, इसका क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें इस बात का। डिक्टेटेड पॉलिसीज हैं। एक चीज मैं आपसे और कहूं, 18-19 हजार टन जो है वो पंजाब रिलीज कर रहा है, सिर्फ कराची की रिक्वायरमेंट 30,000 टन पर डे की है, सिर्फ कराची कि हमें 30,000 टन रोज चाहिए सिर्फ कराची को रोटी खिलाने के लिए। तो मतलब 18-19 हजार टन, ठीक है, उसमें पूरा पंजाब का गुजारा हो जाता होगा। ठीक है, ठीक है, हमें तो सिर्फ कराची। जी हसन साहब, इसका जवाब फरमा दें। अच्छा देखें, सबसे आखिरी बात कि कराची की ज़रूरत ज़्यादा होगी, इसीलिए तो फिर मोना ज़रूरत है ना कि सिंध हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे। पंजाब तो अपनी मार्केट को और अपने ज़रूरत के हिसाब से रिलीज़ कर रहा है ना, एक तो ये है। दूसरी बात ताज साहब की बिल्कुल ठीक है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उसका असर बहुत सारी अशिया में जाता है, लेकिन चीनी की जो कंट्रोल्ड प्राइस है 90 रुपये, उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की गई है उसमें ये इजाफी कीमतें शामिल हैं। जब क्रशिंग सीजन डिले होता है तो वो उसके ऊपर मजीद इजाफा करता है, तो वो तेल की कीमतों की वजह से जो इजाफा है उस बात से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको और आखिरी क्विक पॉइंट ये देना चाहता हूँ कि अब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ी है 11 रुपये, पेट्रोल की कीमत कंज्यूमर के लिए बढ़ी है 8 रुपये। आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स जो हुकूमत के 2 शेयर हैं, इनको मिला के देख लें, 3 रुपये कम किए हैं इनको मिला के। PDL बढ़ाई है, सेल्स टैक्स में कट किया है, मिला के 3 रुपये कमी किया है। ये आवाम के लिए तो किया है कि 11 रुपये का बोझ ना बर्दाश्त करना पड़े, उसको मजीद कम करें, अपने रेवेन्यू योर पॉइंट मेड हसन साहब। मुझे वाइंड अप करना होगा क्योंकि मेरे पास इतना ही वक्त था। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, सेनेटर ताज हैदर और जनाब हसन खाबर हमारे साथ इस सेगमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।